लेते हैं। तो अब हम लोग रसायन शुरू करने जा रहे हैं, उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, उसके बाद पदार्थ और उसकी प्रकृति जो पहला चैप्टर है वो पढ़ेंगे। तो रसायन विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पदार्थों का गुण, संगठन, संरचना, उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में पढ़ा जाता है, तो उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। ये सब पूछा नहीं जाता, सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बताते हैं एक बार। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में पढ़ा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। तो केमिस्ट्री का शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुआ। किससे हुआ है? कीमिया से हुआ है। तो याद रखना, अक्सर जो साइंस का वर्ड आया है तो ग्रीक वर्ड से आया है, अक्सर जितना भी वर्ड है ग्रीक वर्ड से है। लेकिन ये बात याद रखना है, केमिस्ट्री जो आया है, रसायन शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है मिस्र के एक शब्द है कीमिया, उसी से हुआ, प्राचीन शब्द कीमिया से हुआ, जिसका अर्थ होता है काला रंग। और मिस्र के लोग काली पट्टी को क्या कहते थे? केमी कहते थे। क्या कहते थे? केमी कहते थे। मिस्र काली पट्टी को केमी कहते थे। और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमेटिंग कहते थे। केमेटिंग कहते थे, जिसे कहा जाता था। और लेवासियर जो रसायन विज्ञान का जनक है, लेवासियर एक के बात होता है। तो रसायन विज्ञान का जो आधुनिक पिता का है, तो आधुनिक जो मतलब सिद्धांत जो जिसका अभी प्रभावी हुआ, जिसका मतलब सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है, तो उसका किस वैज्ञानिक है? लेवासियर का है। किसका? लेवासियर एक के बात हुआ। तो इसीलिए रसायन विज्ञान का जनक किससे बोला जाता है? लेवासियर को बोला जाता है। तो अब पहला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, जिसका नाम है पदार्थ एवं उनके प्रकृति। तो पदार्थ क्या है? दुनिया का कोई वस्तु जो स्थान घेरता है सारा पदार्थ कहलाता है। तो हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं कि पदार्थ वह वस्तु है जिसे हम खुली आंखों से देख भी पाते हैं और नहीं भी देख पाते हैं, दोनों बात है। पदार्थ जिसे हम खुली आंखों से देख भी पाते हैं, नहीं भी देख पाते हैं, तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। लेकिन जिसमें जो स्थान घेरता हो, जिसका कुछ दर्पण हो, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ये सब क्या कहलाता है? पदार्थ का परिभाषा है। जैसे जल को देख पाते हैं लेकिन हवा को नहीं देख पाते, हवा भी एक प्रकार का पदार्थ है। तो बालू क्या है? पदार्थ है। मतलब पदार्थ सदृश और अदृश दोनों होता है। तो दिखाई भी देता है कुछ पदार्थ, और कुछ पदार्थ दिखाई भी नहीं देते हैं। तो प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों से मिलकर बना है, चाहे यूनान का दार्शनिक हो या भारत के दार्शनिक हो। तो प्राचीन काल में ये मानता था कि जितना भी पृथ्वी पर तत्व है, जितना भी पृथ्वी पर पदार्थ है, सब 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो 5 तत्व कौन था? क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर। जल, पावक, गगन, समीर। तो क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर से। तो भारत के महान ऋषि कनाद, भारत का एक महान ऋषि कनाद भी थे, जिसने सभी पदार्थ के अनुसार पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिसे परमाणु कहता है। तो इसीलिए इसने वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत है। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? कनाद ने किया था। उसी दर्शन में इसने बताया था कि पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। लेकिन ऐसे पूछेगा सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? तो कनाद ही दिया था। लेकिन मान्यता किसका प्राप्त है? डाल्टन वाला का प्राप्त है, क्योंकि उसने सिद्धांत उसे प्रमाणित किया था, इसलिए। जबकि कनाद साहब ने प्रमाणित नहीं कर पाए थे, इसलिए इसकी मान्यता उतना नहीं है। लेकिन प्राचीन काल में पूछेगा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कनाद ने दिया था। किसने दिया था? कनाद ने दिया था। पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थ को 2 वर्गों में बांटा गया है। 2 आधार पर बांटा गया, एक भौतिक आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर, एक रासायनिक गुणों के आधार पर। तो भौतिक गुणों के आधार पर हम लोग जानते हैं पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। भौतिक गुणों के आधार पर पूछे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक गुणों के आधार पर भी पदार्थ 2 प्रकार के, तत्व और मिश्रण। तत्व और मिश्रण, जिसे हम शुद्ध पदार्थ या मिश्रण बोल सकते हैं। तो शुद्ध पदार्थों में तत्व और यौगिक आ जाते हैं, मिश्रण तो जानते करते हैं जो 2 या 2 से पदार्थों से मिलकर बना हुआ होगा। तो पदार्थों का वर्णन कितने आधार पर किया गया? 2 आधार पर किया गया, एक रासायनिक आधार पर, एक भौतिक आधार पर। तो रासायनिक आधार पर पदार्थों को 2 वर्गों में बांटा गया, एक शुद्ध पदार्थ, एक मिश्रण पदार्थ, या उसे हम बोल सकते हैं अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस। अब देखो, शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थ भी कितने प्रकार के होते हैं? तत्व और यौगिक। और मिश्रण भी 2 प्रकार होते हैं, एक समंगी मिश्रण, एक विसंगी मिश्रण। मिश्रण भी 2 प्रकार के, समंगी और विसंगी। अब देखो, तत्व के भी 2 गुणों भागों में बांटा गया, धात्विक और अधात्मिक।
तो तत्व को भी दो वर्गों में बांटा गया है, धात्विक और अधात्विक, और यौगिक को भी दो गुणों में बांटा गया है, एक कार्बनिक और अकार्बनिक। याद रखना, पदार्थ का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, दो गुण के आधार पर किया, एक रासायनिक और भौतिक। भौतिक के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक गुण के आधार पर भी पदार्थ 2 प्रकार के, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थों को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, धात्विक और शुद्ध पदार्थों को 2 वर्गों में, तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थों को 2 वर्गों में बांटा है, तत्व और यौगिक। और मिश्रण को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, समौगिक मिश्रण, एक विसमौगिक मिश्रण। अब तत्व को भी 2 वर्गों में बांटा है, धात्विक तत्व और धात्विक तत्व, धात्विक तत्व और धात्विक तत्व। और यौगिक को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा, एक कार्बनिक और अकार्बनिक। इस प्रकार से पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। अब है भौतिक गुणों के आधार पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो भौतिक गुणों के आधार पर हम जैसे जान लिए कि पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है, तो ठोस, द्रव और गैस। तो पहला है ठोस। तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसमें पदार्थों का आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, तो उसे एक ठोस कहेंगे। जैसे ईंट, पत्थर, ये सब जो क्या होता है, अंतरानुरिक बल अधिक होता है, मजबूत होता है, आकर्षण होता है, रिक्त स्थान कम होता है। और इसके कण भी स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं, लेकिन जल और वायु की अपेक्षा थोड़ा कम करता है। तो जैसे लोहा, छड़, लकड़ी, कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा, ये सब क्या है? ठोस पदार्थ का उदाहरण है। तो ठोस पदार्थ कुछ महत्वपूर्ण गुण है इसके, इनके ठोस पदार्थों के कणों के बीच लगने वाला अंतराणुविक आकर्षण बल काफी प्रबल होता है, मजबूत होता है। इसके कण बहुत नगण्य मात्रा में स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं, क्योंकि आकर्षण बल बहुत मजबूत होने के कारण। और इनके कणों के बीच रिक्त स्थान भी बहुत कम मात्रा में होता है, जिसके कारण इसमें फिसलन की क्रिया नहीं होती है, जिसके कारण एक दूसरे पर फिसलते नहीं फिसलते नहीं है। अब है द्रव। और द्रव को देखबे किए तो इसका क्या होता है? आकार बदलते रहता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो मतलब द्रव को हम लोग जिस पात्र में लेंगे उसी पात्र का आकृति धारण कर लेता है, लेकिन आयतन, उनकी मात्रा जो होती है जो है वही रहती है। तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलेंगे? द्रव कहेंगे। जैसे अल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल, अन्य सभी प्रकार के तेल जो भी हो जिसमें बहने की प्रवृत्ति है, उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। तो द्रव में बोले आकार क्या होता है? होने से आयतन निश्चित होता है। तो इसमें जो आकर्षण बल होता है ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, और इसके अंतर आणविक आयतन भी ठोस की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है, और इसके कण उसके अपेक्षा थोड़ा अधिक गतिशील भी होते हैं। अब गैस। तो गैस तीसरा है गैस। तो जिसमें ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है। तो कोई यदि निश्चित नहीं तो वो क्या कहलाता है? गैस कहलाता है। और गैस का जो अंतर आणविक आकर्षण बल जो बहुत कमजोर होता है, और इसके बीच खाली स्थान भी बहुत अधिक होता है, और इसमें फिसलन की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। तो गैस क्या एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है, इसका विसरण बहुत अधिक होता है। विसरण मतलब फैलाव। विसरण मतलब क्या होता है? फैलाव बहुत अधिक होता है, मतलब क्योंकि इसका आकर्षण बल बहुत कमजोर है, इसका कण क्या एक दूसरे से अधिक दूर भागेंगे, फैलेंगे। इसे आसानी से संपूरित किया जा सकता है, मतलब गैसों को आसानी से हम लोग दबा भी सकते हैं। जिसका उदाहरण है बेलून में यदि हम गैस भर दें उसको दबाने का प्रयास करते हैं, आसानी से दबा देते हैं। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। यदि हम किसी पदार्थ की आकृति अवस्था को बदलने का कोशिश करते हैं तो ताप और दाब में परिवर्तन करके उस पदार्थ की अवस्था में बदला जा सकता है, उस पदार्थ की अवस्था को। लेकिन इसके अपवाद में जैसे लकड़ी, इसको ताप और दाब पर नहीं बदला सकता है। हाँ, लकड़ी, पत्थर केवल ठोस पदार्थ में ही रहते हैं, परंतु इसके अपवाद क्या? लकड़ी, पत्थर केवल ठोस पदार्थ अवस्था में ही रहते हैं। जल के 3 भौतिक अवस्था में पाया जाता है। जल क्या है? तीनों भौतिक अवस्था में पाया जाता है। पूछेगा एक कौन सा ऐसा पदार्थ जो तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो जल है। कौन सा? जल। जल ठोस अवस्था में पाया जाता है बर्फ के रूप में, जल के अवस्था में भी पाया जाता है नदियों, तालाब, झरनों में, और गैस की अवस्था में जब उसको हम गर्म करते हैं तो वाष्प जो बनता है गैस की अवस्था में भी पाया जाता है। पदार्थ के 3 भौतिक अवस्था में निम्न रूप से सामान्य होता है। 3 भौतिक अवस्था में निम्न रूप से साम्य होता है, ठोस, द्रव, गैस। मतलब ये तीनों का उदाहरण कौन है? जल है। तो पूछेगा कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों का उदाहरण है? तो जल है।
तो पदार्थ की चौथी अवस्था भी होता है, पदार्थ की दो अन्य अवस्था होता है, एक प्लाज्मा अवस्था और एक होता है बोस-आइंस्टीन अवस्था। लेकिन इन दोनों के बारे में अभी विस्तृत जानकारी नहीं प्राप्त हुआ है, तो इसलिए सिर्फ एक जिक्र कर दिया कि चौथी अवस्था भी है और पांचवी अवस्था भी है। तो चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था, चौथी अवस्था कौन सा प्लाज्मा अवस्था, और पांचवी अवस्था कौन सा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। पांचवा अवस्था कौन सा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। तत्व अब है जो तत्व जो है जो हम शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। अब पहले भौतिक गुणों के आधार पर हम लोग देख लिए, अब है रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर हम लोग जो पदार्थों का वर्गीकरण दो भागों में क्या किए थे, एक शुद्ध पदार्थ एक अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। शुद्ध पदार्थों को दो वर्गों में बांटा गया, तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक। तो पहला क्या है तत्व। तत्व न ये शुद्ध पदार्थ का ही एक भाग है, तो इसका मतलब ये क्या है शुद्ध पदार्थ होगा। शुद्ध पदार्थ का ही प्रकार है तत्व यौगिक, ये दोनों क्या होगा शुद्ध होगा। शुद्ध तत्व वह शुद्ध पदार्थ जिससे किसी भी ज्ञात भौतिक और रासायनिक विधियों से न तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जाता है। मतलब तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिससे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन यौगिक को किया जा सकता है, वो भी सिर्फ रासायनिक गुणों के आधार पर। यौगिक को सिर्फ रासायनिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर नहीं कर सकते हैं। तो तत्व क्या हुआ, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि का दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और न ही सरल किया जाता है। तो अन्य ही सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन। इसको हम कितना भी कोशिश कर लें तो सोना को दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं करते। चांदी को कितना भी कोशिश कर लें तो चांदी ही रहेगा, ऑक्सीजन को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो ऑक्सीजन ही रहेगा। तो क्या होगा, इसको हम दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं कर पाए तो क्या हुआ, तो ये दोनों क्या हुआ तत्व का उदाहरण हुआ। तो याद रखना ऑक्सीजन भी एक तत्व है, ऑक्सीजन भी क्या है एक तत्व है, गैस तो ही है, ऑक्सीजन भी एक प्रकार का तत्व है, वो भी शुद्ध तत्व है। और भूमि पे हम लोग पढ़े हैं पृथ्वी के भूपटल सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में भी पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन सा ऑक्सीजन ही है। अभी लगभग जो ज्ञात तत्वों की संख्या कुल कितना है 118 है, जिसमें जो 92 तत्व जो है प्रकृति में पाए जाते हैं, 92 तत्व जो है प्रकृति रूप में पाए जाते हैं और शेष जो है कृत्रिम रूप से खोजे गए हैं। खोजा गया अंतिम तत्व कौन है अनुसेप्टियम, अनुसेप्टियम। तो पूछेगा खोजा गया अंतिम तत्व कौन सा है अनुसेप्टियम है, अनुसेप्टियम है, अनुसेप्टियम है। तो प्रकृति में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितना है 118। कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितना 118। प्रकृति में पाए जाने तत्वों की संख्या कितना 92। खोजा गया अंतिम तत्व कौन सा है अनुसेप्टियम, अनुसेप्टियम। अब देखते हो पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों का उनका प्रतिशत के तरफ हम कुछ पढ़ लेते हैं। तो हम अभी तो जिक्र किए कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा ऑक्सीजन है, जो 46.6% पाया जाता है, 46.6% पाया जाता है। दूसरा नंबर पर सिलिकॉन है जो 27.72% पाया जाता है। 27 को उल्टा कर देंगे 27.72%, दशमलव पहले 27 उसी दशमलव बाद उसी को पलट कर लिख देंगे तो हो जाएगा सिलिकॉन मिला। तो सिलिकॉन कितना है 27.72%। उसके बाद किसका एल्युमिनियम कितना है 8.13%। एल्युमिनियम कितना है 8.13%। लोहा याद रखना 5% है लोहा। हाइड्रोजन है 0.14%। हाइड्रोजन कितना है 0.14%। और सोडियम कितना है 2.8%, 2.8%। तो ये सब पर तत्व पाया जाता है कहाँ पृथ्वी पर इसकी मात्रा। तो मुख्य रूप से याद रखना है ऑक्सीजन का, सिलिकॉन का, एल्युमिनियम का, ये तीनों लगातार है। तो पहला बात 46.6%, दूसरा बात 27.72%, और एल्युमिनियम हुआ 8.16%, 8.13%, लोहा 5%, हाइड्रोजन 0.14%, और सोडियम 2.83%, सोडियम 2.83%। एक याद रखना ये मुख्य तत्व है जो पूछा जाता है एग्जाम में। हाँ भाई यौगिक, यौगिक भी क्या एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ ही है, शुद्ध पदार्थ है जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों में एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। तो मतलब यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जिसे हम एक रासायनिक विधि से दो या दो तत्वों में विभाजित कर सकते हैं। लेकिन यह क्या होता है दो या दो तत्वों, दो से अधिक तत्वों को जब एक निश्चित अनुपात में, हाँ, दो या दो से अधिक तत्वों को जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनाया जाता है, किसका यौगिक को बनाया जाता है। तो परिभाषा वैसे पूछा नहीं जाता है।
तो जैसे जल, जल क्या है? एक यौगिक है। पूछा जाता है कौन जल किसका? निम्न से कौन सा यौगिक है? सोना, चांदी, ऑक्सीजन, जल। तो ऑप्शन दे, जल क्या है? एक यौगिक है। बाकी हाँ, जल क्या है? यौगिक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दो अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है। क्या है? जल। तो क्या बोलेंगे इसको? यौगिक बोलेंगे। यौगिक बोलते हैं। ऑक्सीजन जलने में, देखो ऑक्सीजन क्या करता है? जलने में सहायता करता है, जबकि हाइड्रोजन खुद जलता है। हाइड्रोजन क्या कहता है? खुद जलता है। इन दोनों का यौगिक जल आग को बुझाने, जब ये दोनों मिलकर जब नया पदार्थ योग जल बनाया तो वो क्या करता है? आग को बुझाने का काम करता है। आग को बुझाने का काम करता है। तो यौगिक के बारे में क्या पढ़े हम, क्या जाने? तो दो या दो से अधिक पदार्थों को जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप मिलाने से क्या बनता है? यौगिक बनता है। यौगिक बनता है। और जैसे जल, जैसे क्या है? जल। तो जल में जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर क्या बनता है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर क्या बनाता है? जल का निर्माण कराता है। और इस जल का गुण इन दो तत्वों के गुणों से क्या है? अलग अलग है। अलग है। जैसे हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन जलने में सहायता प्रदान करता है। जब ये दोनों मिला तो बना जल। जल क्या करता है? बुझाने का काम करता है। मानव शरीर में यौगिक का क्रम, तो पूछे मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा यौगिक पाया जाता है? जल। जल 65 से 80%। तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन 46.6%। अब मानव शरीर में पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में कौन सा यौगिक पाया जाता है? तो जल पाया जाता है। उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद वसा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। याद रखना, तो ये प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट ये भी एक यौगिक का उदाहरण है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट ये भी यौगिक का उदाहरण है। तो मानव शरीर में पाए जाने वाले यौगिकों का क्रम क्या है? तो सबसे अधिक मात्रा में जल, जल के बाद प्रोटीन, प्रोटीन के बाद वसा, वसा के बाद कार्बोहाइड्रेट है, वसा के बाद कार्बोहाइड्रेट है। तत्व में ऑक्सीजन है। मिश्रण, मिश्रण वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने के बाद बनता है, तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। ये एक अशुद्ध पदार्थ का उदाहरण। मिश्रण क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। तो पूछेगा मिश्रण क्या है? जब 2 या 2 से अधिक तत्वों हो, या चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो, जब उसको हम किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो क्या बनता है? मिश्रण बनता है। अब मिश्रण को हम सरल यांत्रिक विधि द्वारा प्रारंभिक अभिमों से प्राप्त किया जा सकते हैं। मतलब मिश्रण को हम सरल यांत्रिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। सरल यांत्रिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, तत्व को नहीं कर सकते हैं। यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, तत्व को नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मिश्रण को हम सरल आंतरिक विधि द्वारा, सिंपल विधि द्वारा भी अलग कर सकते हैं। जैसे हवा, हवा क्या है? एक मिश्रण। हवा क्या है? मिश्रण को। जल क्या था? एक यौगिक था। जल एक यौगिक था। हवा क्या है? मिश्रण है। समंग मिश्रण, निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समंग मिश्रण का निर्माण होता है। मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी गुणों का, मतलब अवयवी गुणों का गुण एक समान रूप से उपस्थित होता है। पूरे अवयव में, पूरे मिश्रण में एक समान रूप से उपस्थित रहता है, उसे समंगी मिश्रण कहता है। मतलब तो जिस पदार्थ को हम घोले, से हम जल में चीनी को घोले हैं, जल में चीनी को घोले हैं, यदि वह घोल समंगी मिश्रण होगा तो उसमें चीनी का जो गुण होगा पूरे अवयव में, पूरे मिश्रण में सभी जगह एक जैसा होगा, एक जैसा होगा। तो इस टाइप का जो मिश्रण होता है उसे हम समंगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? समंगी मिश्रण। जैसे चीनी या नमक का जल विलयन, और हवा, हवा भी क्या है? एक समंगी मिश्रण है। हवा भी क्या है? एक समंगी मिश्रण। पूछा जाता है क्वेश्चन, निम्न से कौन सा समंगी मिश्रण है, कौन सा विसंगी मिश्रण? तो चीनी का विलयन, नमक का विलयन और हवा, ये सब क्या है? समंगी मिश्रण का उदाहरण है। याद खासकर हवा के बारे में याद रखना, हवा एक प्रकार का समंगी मिश्रण है। विसंगी मिश्रण तो अनिश्चित अनुपात में मिलाएगा, जबकि समंगी मिश्रण में निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा। और विसंगी मिश्रण में क्या होगा? अनिश्चित, मतलब किसी में एक फिक्स अनुपात इसका नहीं रहेगा। तो इसमें क्या होता है? अवयवी कण का जो गुण होता है पूरे मिश्रण में अलग अलग होते हैं, अलग अलग होता है। जैसे बारूद, कुहासा, ये सब क्या है? विसंगी मिश्रण का भाग। जो कोलाइडी कण जो, वो भी विसंगी मिश्रण का उदाहरण। निलंबन जो दिखाता है वो सब विसंगी मिश्रण का उदाहरण है। तो याद रखना, इसका उदाहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुहासा, बारूद ये सब विसंगी मिश्रण का उदाहरण है, जबकि हवा, नमक का विलयन, चीनी का जल विलयन, ये सब क्या है? समंगी मिश्रण का उदाहरण है। जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। क्या होते हैं? अवसादन कहते हैं। मतलब कि जब किसी मिश्रण में पानी को मिलाया जाता है उसका भारी घटक क्या होता है? अलग हो जाता है और बढ़ जाते हैं। मतलब पेंदी के नीचे क्या होता है? बढ़ जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं।
और जब उसको हम अलग कर लेते हैं उसे निथारना कहते हैं। क्या कहते हैं? निथारना कहते हैं। अब देखो सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा कितना? ऑक्सीजन कितना है? 65%। ऑक्सीजन कितना है? 65%। लेकिन हाँ, मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना है? 65%। पृथ्वी के भूपट्टी पर ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 46.6%। कन्फ्यूजन नहीं करना है। पृथ्वी के भूपट्टी पर पूछेगा तो 46.6%। मानव शरीर में ऑक्सीजन पूछेगा तो 65%। और जल पूछेगा तो 65 से 80%। 65 से 80% जल होता है। कार्बन मानव शरीर में 18%। कार्बन कितना है? 18%। हाइड्रोजन 10%। नाइट्रोजन 3%। कैल्शियम 2% है। कैल्शियम कितना? 2% है। और सल्फर 0.25%। याद है ना, जो इम्पोर्टेंट वही पढ़ेंगे। सल्फर कितना? 0.25%। और लोहा कितना होता है? 0.04%। लोहा 0.04%। याद रखना। ऑक्सीजन मानव शरीर में कितना है? 65%। कार्बन 18%। कार्बन कितना? दूसरा नंबर पर 18 कार्बन ही है। और तीसरा हाइड्रोजन 10%। सल्फर 0.25%। लोहा 0.004%। क्लोरीन 0.15। सोडियम और क्लोरीन 0.15%। ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले तत्वों की प्रतिशत मात्रा है। तो पूछेगा मानव शरीर में पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन तत्व में। ऑक्सीजन। यौगिक में पूछेगा तो कैल्शियम। तत्व में सब आ जाता है। कैल्शियम भी है। कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम में धातु में कौन सा है? कैल्शियम। धातु में पूछेगा तो कैल्शियम। तो मानव शरीर में पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद किसका बारे है? कार्बन का। कार्बन के बाद किसका है? हाइड्रोजन का। तो 65, 18, 10%। तो उसके बाद सल्फर का फिर याद रखेंगे 0.25%। लोहा का 0.04%। सोडियम क्लोरीन का 0.15। तो लेकिन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व पूछेगा कौन सा? तो कैल्शियम। मानव शरीर में पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में धातु तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम है। कौन सा? कैल्शियम। कैल्शियम है 2%। लेकिन मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले यौगिक पूछेगा तो जल। यौगिक जल। क्रम पूछेगा तो जल, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियां हैं। पहला है रवाकरण विधि। पहला क्या है? रवाकरण विधि। तो इसमें किस प्रकार से अलग किया, ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसका विधि याद रखना। मिश्रण पूछेगा लेकिन कौन सा मिश्रण की अलग करने की विधि नहीं है, सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधि है तो रवाकरण है, आसवन विधि है, ऊर्ध्वापातन है, समझ गया, आंशिक आसवन विधि है, वर्ण लेखन विधि है, भाप आसवन विधि है। ये सब क्या है? मिश्रण को अलग करने की विधि है। तो फिर एक बार बोल देते हैं, रवाकरण विधि है, आसवन विधि है, ऊर्ध्वापातन विधि है, आंशिक आसवन विधि है, वर्ण लेखन विधि है, भाप आसवन विधि है। याद इसमें याद रखा, भाप आसवन विधि भी मिश्रण को अलग करने की एक विधि है। पूछा इसमें कन्फ्यूजन करता है, भाप आसवन इसे पकड़िए लेता है बच्चा से। रवाकरण है, आसवन है, ऊर्ध्वापातन है, आंशिक आसवन है, लेकिन वर्ण लेखन भी है और भाप आसवन भी। ये सब मिश्रण करने की प्रमुख, मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियां हैं। तो रवाकरण विधि है, पहला क्या है? रवाकरण विधि। इसी विधि द्वारा अकार्बनिक ठोस पदार्थ, अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। तो पूछा था अकार्बनिक ठोस मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? रवाकरण विधि द्वारा अलग किया। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे ठंडा किया जाता है और ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से क्या होते हैं? अलग होते हैं। जैसे शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 448 केल्विन ताप पर गर्म कर इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मिश्रण से अकार्बनिक ठोस पदार्थों को अलग किस विधि द्वारा किया जाता है? तो रवाकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है। मिश्रण से अकार्बनिक ठोस पदार्थों को अलग किस विधि द्वारा किया जाता है? रवाकरण विधि द्वारा किया जाता है। पूछे शर्करा और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो रवाकरण विधि द्वारा किया जाता है। शर्करा और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? रवाकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है। वही यही क्वेश्चन समझ पूछा जाएगा। एक है आसवन विधि। जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है तो उसे आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है।
जब दो द्रव हुआ, मान लीजिए दो द्रव ले लिए, उन दोनों के क्वथनों के बीच का अंतर क्या है, बहुत अधिक है, तब ऐसे मिश्रण को हम किस विधि द्वारा करेंगे, आसवन अलग अलग हो, मतलब एक का अंतर कम बहुत अधिक होना चाहिए। हाँ, एक का कम हो एक का अधिक हो, तो जिसका कम हो क्वथनांक वो गल जाएगा और जिसका ज्यादा होगा वो नहीं गलेगा। अच्छा, तो जब दो द्रवों का ऐसे में मतलब आसवन विधि द्वारा दो द्रवों के मिश्रण को ही अलग किया जाता है, लेकिन ऐसे द्रव को मिश्रण को अलग करेंगे जिसका क्वथनांक का अंतर बहुत अधिक हो, तो आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। इस तथा उसके मिश्रण को आसवन विधि द्वारा पृथक करते हैं, अर्थात यह द्रवों के मिश्रण को अलग करने की एक विधि है। तो द्रव के मिश्रण को अलग करने की एक विधि कौन सा है, आसवन विधि। अभी तो बोले कि दो द्रवों के मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधि कौन सा है, आसवन विधि है। और जब कब किया जाता है, जब दोनों के बीच क्वथनों का अंतर बहुत अधिक होता है। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण और दूसरा भाग संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। तो आसवन विधि का जो पहला भाग क्या है, वाष्पीकरण, और दूसरा भाग क्या है, संघनन, दूसरा भाग संघनन। तो आप पूछेगा क्वेश्चन कौन से, द्रव के मिश्रण को अलग किस विधि से किया जाता है, तो आसवन विधि किया जाता है। दो द्रवों के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, आसवन विधि द्वारा किया जाता है। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा था, आसवन विधि द्वारा किन द्रवों के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, जब दो द्रवों के बीच के क्वथनों का अंतर बहुत अधिक होता है। जब दो द्रवों के बीच के क्वथनों का अंतर बहुत अधिक होता है, तब ऐसे द्रवों के मिश्रण को आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। आसवन के कितने भाग होते हैं, दो भाग। प्रथम भाग क्या होता है, वाष्पीकरण। प्रथम भाग क्या है, वाष्पीकरण। दूसरा भाग संघनन होता है। ऊर्ध्वापातन, इस विधि द्वारा ऐसे ठोस पदार्थों का मिश्रण को अलग किया जाता है, अलग करते हैं जिसमें एक ठोस पदार्थ क्या हो, ऊर्ध्वापातित होने वाला, मतलब एक पदार्थ हो ना ऊर्ध्वापातित होने वाला हो, दूसरा नहीं। जैसे कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन, ऐसे पदार्थों को हम अलग करेंगे ऊर्ध्वापातन विधि के द्वारा। मतलब ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा ऐसे पदार्थों को ही हम अलग कर सकते हैं जिसमें से एक अवयव, जिसका एक अवयव क्या ऊर्ध्वापातित होने वाला पदार्थ हो, जिसका एक अवयव ऊर्ध्वापातित होने वाला पदार्थ, मतलब जब जैसे ही उसको गर्म करते हुए वाष्प बन के खत्म हो जाए, दूसरा नहीं। जैसे कपूर हो गया, नौसादर हो गया, जैसे अमोनियम क्लोराइड हम बोलते हैं, नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासिन हो गया। एंथ्रासिन याद रखना, एंथ्रासिन भी क्या है, ऊर्ध्वापातित होने वाला एक पदार्थ एंथ्रासिन। तो यह एक एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया है। कैसा प्रतिक्रिया है, एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया है। कुछ ऊर्ध्वापातित पदार्थ जैसे कपूर हुआ, आयोडीन भी एक ऊर्ध्वापातित पदार्थ है। कुछ ऊर्ध्वापातित पदार्थ कपूर, आयोडीन, गंधक, नौसादर, एंथ्रासिन, बेंजोइकम, नेफ्थलीन, आयोडोफॉर, ये सब ऊर्ध्वापातित होने वाले पदार्थ है। एग्जाम्पल में पूछा जाता है, एग्जाम में आता है कई बार। तो ऊर्ध्वापातित होने वाले पदार्थ कौन कौन सा है, कपूर हुआ, आयोडीन हुआ, गंधक हुआ, गंधक भी है, नौसादर भी है, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर उसी को अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। एंथ्रासिन हुआ, बेंजोइक अम्ल हुआ, नेफ्थलीन हुआ और आयोडोफॉर्म हुआ। तो मुख्य रूप से फोकस किस पे करना है, आयोडीन, गंधक, बेंजोइक अम्ल और आयोडोफॉर्म। बाकी सब तो आप लोग जानबे करते हैं, एंथ्रासिन, नेफ्थलीन, कपूर, नौसादर, ये सब ऊर्ध्वापातित होने वाला पदार्थ है। ऊर्ध्वापातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे किस अवस्था में बदलता है, गैस अवस्था में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ही ऊर्ध्वापातन कहते हैं और ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वापातित पदार्थ कहते हैं। तो ऊर्ध्वापातन से आप क्या समझते हैं, तो ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस पदार्थ को जब गर्म किया जाता है तो वह द्रव में न बदलकर सीधे वाष्प में बदल जाता है, तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वापातन कहलाता है और ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वापातित कहते हैं। आंशिक आसवन विधि, अब क्या है, आंशिक आसवन, ये इस विधि से वैसे मिश्रित द्रव को अलग किया जिनके क्वथनों का अंतर बहुत कम का होता है। तो आसवन विधि, पहला देखो, आसवन विधि का एक भाग है आंशिक आसवन विधि। आंशिक आसवन विधि में ऐसे द्रवों के मिश्रण को हम लोग अलग करते हैं जिसका क्वथनों का अंतर बहुत अधिक था, लेकिन आंशिक आसवन नाम से ही स्पष्ट है, आंशिक आसवन। तो हम ऐसे द्रवों के मिश्रण को अलग करेंगे जिसका जो क्वथनों का अंतर क्या बहुत कम होगा। खनिज तेल या कच्चे तेल में शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोयला आदि को इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। पेट्रोल डीजल को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो आसवन विधि द्वारा। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है, आसवन विधि द्वारा किया जाता है। लेकिन अधिक डिटेल्स में दे देगा आसवन, आंशिक आसवन, ये सब टाइप का क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्पल रहेगा, तो तब लिखेंगे आंशिक आसवन। कहाँ मारेंगे, आंशिक आसवन में। तो खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल को निकालना हो,
पेट्रोल को निकालना हो या उससे मिट्टी तेल निकालना हो या कोलतार को निकालना हो, यानी सीधे बोले पेट्रोलियम का शुद्धिकरण यदि हम करते हैं आंशिक आसवन विधि द्वारा ही करते हैं। अब है वर्ण लेखन। इस विधि, यह विधि इस तथ्य पर आधारित होता है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों का अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वह किसी अधिक शोषक पदार्थों में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं, तो इस प्रकार से पृथक किए जाते हैं वर्ण लेखन। वर्ण लेखन उतना इम्पोर्टेंट है, सिर्फ याद रखना कि वर्ण लेखन भी मिश्रण को अलग करने की एक विधि है। वर्ण लेखन भी मिश्रण को अलग करने की एक विधि है। अब है भाप आसवन। क्या है? भाप आसवन। यह भी मिश्रण को अलग करने की एक विधि है। इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। कौन सा? कार्बनिक। और अकार्बनिक पदार्थों का अलग किया जाता था अकार्बनिक रवाकरण विधि द्वारा। अकार्बनिक मिश्रण से अकार्बनिक ठोस पदार्थों को अलग किया जाता था रवाकरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? रवाकरण द्वारा। और कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता था भाप आसवन द्वारा। मिश्रण से यानी कार्बनिक पदार्थों को अलग करेंगे भाप आसवन विधि द्वारा। ये जो जल में घुलनशील होता है, नाम से भाप आसवन, जल क्या भाप में बन जाएगा, जो जल में घुलनशील होता है वो के अवशेष रूप में बच, परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जो अपने क्वथनांक पर ही अपघटित हो जाते हैं, जैसे एसीटोन, मेथिल एल्कोहल। तो पूछेगा एसीटोन, मेथिल एल्कोहल का शुद्धिकरण भाप आसवन विधि द्वारा किया जाता है। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण आंशिक आसवन विधि द्वारा किया जाता है। और दो द्रवों के बीच यदि क्वथनांक का अंतर अधिक है तो उसको अलग करेंगे आसवन विधि द्वारा। किस विधि? आसवन विधि द्वारा। अधिक क्वथनांक का अंतर बहुत कम है तो आंशिक आसवन द्वारा। और मिश्रण से ठोस पदार्थों को अलग करेंगे तो रवाकरण विधि। मिश्रण से ठोस और कार्बनिक पदार्थ, मिश्रण से ठोस और कार्बनिक पदार्थों को अलग करेंगे रवाकरण विधि द्वारा। और मिश्रण से शुद्ध कार्बनिक पदार्थों को अलग करेंगे भाप आसवन विधि, भाप आसवन विधि द्वारा करेंगे। जैसे एसीटोन, मेथिल एल्कोहल। एसीटोन, मेथिल एल्कोहल का शुद्धिकरण भाप आसवन विधि द्वारा किया जाता है। अब है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। द्रवणांक। क्या है? द्रवणांक। द्रवणांक गर्म करने पर जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है उस बिंदु को ही द्रवणांक कहते हैं। वह न्यूनतमता जिस पर कोई पदार्थ ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है उसे द्रवणांक कहते हैं। यह प्रक्रिया द्रवणांक कहता है। और जिस बिंदु पर बदलता है उसे हिमांक कहते हैं। एक द्रवणांक कहते हैं, उसे द्रवणांक कहते हैं। उनमें से अधिकांश में से यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप वस्तु का क्या कहलाता है? द्रवणांक कहलाता है। और जब पदार्थ गलता है तो ठोस के आखिरी कण तक रहता है। ताप स्थिर, जब तक ताप स्थिर रहता है विशेष दाब पर नियत रहता है। तो द्रवणांक किसे कहते हैं? वह न्यूनतम ताप और दाब जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है। ठोस का द्रव में बदलने की प्रक्रिया ही द्रवणांक कहलाता है। ठोस का द्रव में बदलने की प्रक्रिया ही द्रवणांक कहलाता है। अब हिमांक। द्रव का ठोस में बदलने की प्रक्रिया हिमांक कहलाता है। द्रव का ठोस में बदलने की प्रक्रिया हिमांक मतलब ठोस, जो ठोस। तो विशेष दाब वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है तो हिमांक कहलाता है। मतलब द्रव का ठोस में बदलने की प्रक्रिया हिमांक कहलाता है। सामान्यतः पदार्थ का द्रवणांक और हिमांक का मान बराबर होता है। बर्फ का द्रवणांक और हिमांक कितना होता है? दोनों 0 डिग्री सेल्सियस। आधा बर्फ का द्रवणांक और हिमांक दोनों कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ का द्रवणांक और हिमांक दोनों कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रवणांक दोनों कम हो जाते हैं। जब किसी पदार्थों में अशुद्धि मिला दिया जाता है तो उसका द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है? कम हो जाता है। पूछा जाता है जब किसी पदार्थ में अशुद्धि को मिला दिया जाता है उसका द्रवणांक क्वथनांक घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। अब बर्फ का क्वथनांक और हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री। बर्फ का क्वथनांक और हिमांक दोनों 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब द्रवणांक पर दाब का प्रभाव। उन पदार्थों का द्रवणांक दाब बढ़ने से बढ़ जाता है जिनका आयतन गलने पर बढ़ता है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे मोम और तांबा। मोम और तांबा जब दाब बढ़ाएंगे तो उसका द्रवणांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि मोम और तांबा को जब क्या होता है? गर्म किया जाता है, उसका आयतन दाब बढ़ा, उन पदार्थों का द्रवण दाब बढ़ने से बढ़ जाता है जिसका आयतन गलने पर बढ़ता है। तो क्या होता है? मोम और तांबा क्या होता है? जिसको गलाया जाता है उसका आयतन बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है तो आयतन बढ़े तो इसका द्रवणांक भी बढ़ जाएगा। यानी उसी पदार्थ का द्रवणांक भी बढ़ेगा जिसका आयतन गलने पर क्या होता है? बढ़ता है। गलने पर क्या होता है? बढ़ता है। उन पदार्थों का द्रवणांक दाब बढ़ाने पर घट जाता है जिनका आयतन गलने पर घटता है, जैसे बर्फ, ढलवा, लोहा। ये सब क्या होता है? इसका द्रवणांक क्या होगा? घटेगा। दाब बढ़ने पर क्या होगा? घटेगा। तो याद रखना कि द्रवणांक पर दाब का प्रभाव कैसे होता है। जिन पदार्थों का दाब बढ़ने पर
आयतन हाँ। द्रव अवस्था में बदलने के बाद आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, तो उसका क्या होगा, द्रव्यमान भी बढ़ेगा। हाँ, तो ऐसे याद रखना, जिसका आयतन गलने पर बढ़ेगा तो उसका द्रव्यमान की दाब बढ़ने पर बढ़ेगा। जिन पदार्थों का आयतन गलने पर क्या होता है, बढ़ जाएगा तो उसका द्रव्यमान दाब बढ़ने पर बढ़ेगा। जैसे क्या हुआ, जैसे हुआ तांबा और मोम। और जिन पदार्थों का आयतन गलने पर क्या होता है, घटता है, गलने पर क्या होता है, घटता है, तो उसका जो है द्रव्यमान दाब बढ़ने पर भी घटेगा। तो वैसे पदार्थों का द्रव्यमान दाब बढ़ने पर भी घटेगा। जैसे ढलवा लोहा, बर्फ, ये सब क्या है, घटता है इसका। तो पूछेगा द्रव्यमान बर्फ का दाब बढ़ने पर उसका द्रव्यमान घटेगा कि बढ़ेगा, तो घटेगा। बर्फ का दाब बढ़ने पर उसका गलनांक क्या होगा, घटेगा। बर्फ का जब बर्फ पर दाब बढ़ाया तो उसका गलनांक घटेगा, जल्दी गलने लगता है। हाँ। और ढलवा लोहा भी इसी का एग्जाम्पल है। और गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन, क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश ठोस पदार्थ गलने पर आयतन क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में क्या होते हैं, डूब जाते हैं। इसी कारण क्या होता है, ठंड में पाइप फट जाता है। हाँ। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मत, पीतल आदि गलने पर इसके आयतन में क्या आते हैं, सिकुड़ जाते हैं, इसके आयतन घट जाते हैं। इस प्रकार ठोस अपने ही गले द्रव में क्या होता है, पलवन करते रहते हैं। इस विशेष गुण का बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में पलवन करता है। मतलब क्या होता है, ये सबको जब क्या होता है, आयतन गलने पर क्या होता है, घट जाता है, आयतन सिकुड़ जाता है, मतलब घट जाता है। सांचे में केवल वे पदार्थ ढाले जाते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। किसी को सांचे में कब ढाला जाता है, जब उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। यही कारण है कि जब पाइप में बर्फ जो होता है ना, जमने के बाद क्या होता है, जमने के बाद उसका आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण फट जाता है। तो सांचे में वह पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ जाते हैं, क्योंकि तभी वह सांचे का कार्य को पूर्णतः प्राप्त कर सकता है। मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ बने थे जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। जो भी धातु जिस मुद्रा जिस धातु से बनाया जाता है, वह जमने पर उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। धातु मुद्रा जिस धातु से बनाया जाता है उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है जमने पर। चांदी और सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती, केवल मुहर लगाकर बनाए जाते हैं। चांदी और सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जा सकती है। मिश्र धातुओं का द्रव्यमान उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम करता है। तो अभी बोले कि धातुओं में जब अशुद्धि मिलाए तो उसका गलनांक क्या होता है, घट जाता है। गलनांक क्या होता है, हिमांक और द्रव्यमानक दोनों घट जाता है। गलनांक उसे हम द्रव्यमानक को गलनांक भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, गलनांक होता है। ठोस पदार्थ जब गलता है तो क्या बनेगा, द्रव्यन बनेगा, तो उससे द्रव्यमानक भी बोलते हैं। हिमांक और द्रव्यमानक दोनों क्या होता है, घट जाता है। मिश्र धातु में द्रव्यमानक बनाने वाले पदार्थों का गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धि डालने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। तो पदार्थों में अशुद्धि जब मिलाए तो उसका द्रव्यमानक और क्वथनांक दोनों घट जाता है। द्रव्यमानक और हिमांक दोनों घट जाता है। अब हिमकारी मिश्रण, किसी ठोस को उसके द्रव्यमानक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जो उसकी गुप्त ऊष्मा होती है। यह ऊष्मा होता है बाहर से मिलती है, और जैसे जल में बर्फ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ गलेगी, परंतु गलने के लिए द्रव्यमानक पर वह जल से ऊष्मा लेगी, जिससे जल का ताप क्या होगा, घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण, घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का एक बर्फ का 3 भाग मिलाया जाता है। नमक का 1 भाग और बर्फ का 3 भाग मिलाया जाता है। इस मिश्रण का ताप -22°C मतलब हिमकारी मिश्रण क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल में लिए कि जल में यदि किसी बर्फ का टुकड़ा डाल देते हैं तो बर्फ क्या होगा, गलेगा, और गलने के लिए जो बर्फ जो ऊष्मा लेगा कहाँ से लेगा, जल से लेगा, तो जल का ऊष्मा क्या होगा, ताप घटेगा। तो ऐसे इस प्रकार के जो मिश्रण तैयार होता है, इस प्रकार तो क्या होता है, हिमकारी मिश्रण तैयार होता है। वाष्पीकरण, तो ऐसे पर जो द्रव से सीधे वाष्प में बदलता है, क्या करता है, वाष्पीकरण। द्रव का वाष्प में बदलने का प्रक्रिया क्या करता है, वाष्पीकरण कहलाता है। और इस ये भी 2 प्रकार होते हैं, एक वाष्पन एक क्वथन। क्वथनों से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहलाता है। पूछता है वाष्पन क्या है, क्वथनों से कम ताप पर यदि कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है उसे वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। और क्वथनों से अधिक ताप पर या क्वथनों वाले ताप पर जब कोई द्रव वाष्प में बदलने लगता है उसे क्वथनों कहते हैं। वाष्पन की क्रिया
निम्न बातों पर निर्भर करता है क्वथनांक का कम होना। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन का दर उतना तेजी होगा, तेजी होगा। तो याद रखना क्वथनांक कम होने पर वाष्पन की दर क्या होता है, बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब किसी पदार्थों का क्वथनांक कम है तो उसकी वाष्पन की दर घटेगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो क्वथनांक कम होने पर वाष्पन की दर बढ़ जाता है। द्रव का ताप जितना अधिक होगा वाष्पन उतना अधिक होगा। ताप बढ़ने पर वाष्पन का दर भी बढ़ेगा। और द्रव के खुले हुए पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसमें उतना ही वाष्पन का दर भी अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। जितना पानी ठंडा रहता है, देखिए फ्रिज से जैसे निकालने के बाद ठंडा क्या होगा, पूरा ठंडा रहता है, उसमें क्वथनांक कम रहता है, उसका वाष्पीकरण जल्दी से होगा, तेजी से होगा, वाष्पीकरण दर तेज होगा। तो वाष्पीकरण कब कब अधिक होगा, क्वथनांक कम होगा तो वाष्पीकरण का दर भी अधिक होगा। क्या कहते हैं पृष्ठ द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वाष्पीकरण का दर उतना तेजी से अधिक होगा। और द्रव का ताप जितना अधिक होगा उतना वाष्पीकरण अधिक होगा। इसका मतलब गर्म करने पर और क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर करता है वाष्पन की दर। हाँ, क्वथनांक पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। और तीनों का क्या होता है, समानुपाती होता है। तीनों का क्या होता है, वाष्पन समानुपाती। तीनों बढ़ाएंगे तो कहते हैं क्वथनांक का व्युत्क्रमानुपाती। वाष्पन की दर क्वथनांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। वाष्पन की दर किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्वथनांक। मतलब क्वथनांक घटेगा तो वाष्पन का दर बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा तो वाष्पन का दर घटेगा। तो क्वथनांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है वाष्पन की एरिया का समानुपाती होता है। एरिया और ताप दोनों का समानुपाती होता है वाष्पन की दर, लेकिन क्वथनांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब है द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन का तेज होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर क्या वाष्पन तेज होगा। कोई भी द्रव है उसका वायु बदल रहा है उसके पृष्ठ पर तो वाष्पन की दर तेज होगा। जितना अधिक मतलब जितना तेज आंधी आएगा उतना अधिक वाष्पीकरण होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना कम होगा वाष्पन उतनी ही तेज होगी। वायु का दाब जितना कम होगा द्रव के पृष्ठ पर उतना ही वाष्पन की तेज होगा। और द्रव के पृष्ठ पर वाष्पन का दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी घटती जाएगी। तो वही बात हुआ। तो द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन क्या होता है, तेज होता है। द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेज होगा। यही कारण है कि आंधी या तूफान होने पर वाष्पन की दर क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि द्रव के पृष्ठ पर वायु क्या होगा, बदल जाएगा। वायु बदलेगा तो वाष्पन की दर तेज होगा। अब दूसरा बात है कि द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना कम होगा, वायु का दाब जितना कम होगा उतना वाष्पन की दर अधिक होगी। जितना वायु का दाब अधिक होगा वाष्पन की दर उतना कम होगा। तो वायु के दाब का क्या होता है, वाष्पन व्युत्क्रमानुपाती होता है। वायु के दाब का वाष्पन क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और क्वथनांक का भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्वथनांक भी बढ़ाएंगे तो वाष्पन की दर घटेगा। वायु का दाब भी अधिक होगा तो वाष्पन की दर घटेगी। अब वायु का दाब कम होगा तो वाष्पन की दर बढ़ेगी। द्रव का दाब बढ़ने से क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर क्या क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब घटने पर क्वथनांक घट जाता है। और घुलनशील औषधियों को मिलने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। याद रखना औषधि मिलने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, लेकिन हिमांक और द्रवणांक दोनों घट जाता है। द्रवों में जब औषधि मिलाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो द्रव का हिमांक और द्रवणांक दोनों घटेगा लेकिन क्वथनांक बढ़ जाता है। और जैसे ही दाब बढ़ाएंगे तो भी क्वथनांक बढ़ेंगे। यही कारण है कि ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है तो वायुमंडलीय दाब अधिक होने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे ही वायुमंडलीय दाब घटता है तो क्वथनांक भी घट जाता है। लेकिन औषधि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है, 78.3 डिग्री सेल्सियस, 78.3 डिग्री सेल्सियस। और क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना, 62 डिग्री सेल्सियस। क्लोरोफॉर्म का कितना होता है क्वथनांक, 62 डिग्री सेल्सियस। और एसीटोन का 46 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन का कितना होता है, 46 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है, 62 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल का 78.3 डिग्री सेल्सियस और एसीटोन का 46 डिग्री सेल्सियस और जल का 100 डिग्री सेल्सियस। आज हम लोग यही समय तो पहला चैप्टर जो था केमिस्ट्री का पदार्थ और उसके प्रकृति समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट डे जो है परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग लगातार बने रहिएगा। जो केमिस्ट्री जो हम लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो शुरुआत से आप लोग बने रहिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा और बेहतर ढंग से आप लोग समझेंगे।